Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, हमने अपनी लास्ट क्लास में आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी किया, उसकी हिंदी को जाना, उसके अर्थ को जाना और वो चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है उसके बारे में भी जाना, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय के दौरान की बात है. और आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं. इस चैप्टर में आपसे दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. कुछ क्वेश्चंस आपके चैप्टर के बीच में पूछे गए हैं जो कि ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चंस आपसे चैप्टर के बीच में इसलिए पूछे जाते हैं जिससे कि आप चैप्टर को बीच में अच्छे से समझ पाएँ और कुछ अलग सोच पाएँ, जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देने में काफ़ी आसानी हो सके. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इन चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं आप इनका आंसर कैसे देंगे. तो लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपके सामने क्वेश्चंस की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 में पूछे गए हैं. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी, यानी कि डायरी में लिखना अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक, यानी कि डायरी में लिखना एने फ्रैंक के लिए एक अजीबोगरीब अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस कैसे बन जाता है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि एने फ्रैंक्स हैबिट वाज नेवर टू राइट एनीथिंग बिफोर, कि पहले एने फ्रैंक की ऐसी कोई आदत नहीं थी कि वो पहले कभी कुछ लिख सके, यानी कि इस डायरी को लिखने से पहले एनी फ्रैंक ने कभी भी कुछ नहीं लिखा. आगे आप इसमें लिखते हैं कि एंड हर थॉट्स, और उसके जो विचार थे, क्या विचार थे उसके, दैट लेटर ऑन, कि बाद में नाइदर शी नॉर एनीवन, ना ही वो खुद और ना ही कोई अन्य व्यक्ति एल्स वुड बी इंटरेस्टेड, कि वो रुचि लेंगे यानी कि उनको कोई इंटरेस्ट होगा, इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, कि एक स्कूल की बच्ची जो कि 13 साल की है वह क्या महसूस करती है, वह क्या चिंतन करती है, वह किस बात को किस तरीके से ऑब्जर्व करती है, इन सारी बातों को बोलते हैं म्यूजिंग. यानी कि एक छोटी बच्ची की म्यूजिंग क्या है इस चीज़ को जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा. तो इसी बात को, जो उसके विचार थे, इसी बात को उसका जो एक्सपीरियंस है डायरी लिखना, वो काफ़ी अजीब हो जाता है. मेड इट हर अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, कि यही बात उसके लिए काफ़ी विचित्र बन जाती है. अब हम लेते हैं क्वेश्चन सेकंड. इसके अंदर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछता है कि व्हाई डज एने फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, कि एने फ्रैंक एक डायरी क्यों रखना चाहती है, यानी कि वो क्यों चाहती है कि उसके पास एक डायरी हो. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि एने फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी, कि एने फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती है बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, कि उसका कोई मित्र नहीं होता, इसी वजह से वो एक मित्र के रूप में एक डायरी रखना चाहती है. टू शेयर हर थॉट्स, अपने विचारों को शेयर करने के लिए, अपने विचारों को बांटने के लिए. शी थिंक्स दैट, वह सोचती है कि शी कैन नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, कि वो सोचती है कि वो कभी भी इतना नज़दीक नहीं आ सकती अपने दोस्तों के साथ कि वो कुछ भी शेयर कर सके सिवाय इन चीज़ों के, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, यानी कि जो रोज़मर्रा की जो बातें हैं, जो कि आमतौर पर हर रोज़ जो बातें करते हैं, उसके अलावा वह कुछ और अपने दोस्तों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाती है, वो ऐसा सोचती है. आगे आप इसमें लिखते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दिस सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, और दुर्भाग्यवश जो ऐसी परिस्थिति थी कि वो कुछ भी शेयर नहीं कर पाती थी अपने मित्रों के साथ, कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति कभी भी चेंज नहीं होगी. सो इसलिए डायरी विल हेल्प हर, कि जो ये डायरी है ये उसकी सहायता करेगी इन गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, जो उसके मन पर, जो उसके दिल पर इतना जो भार रहता है, जो वो इस तरीके से महसूस करती है कि वो अकेली है संसार में, जो भी कुछ सोचती है तो उसके मन पर जो भार बना हुआ है उनको हल्का कर सके, यानी कि वो अपनी डायरी से वो सारी बातों को शेयर करना चाहती है. तो इसी वजह से डायरी उसकी सहायता करेगी, इसीलिए वो एक डायरी रखना चाहती है. आगे क्वेश्चन थर्ड, जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, कि एनी क्यों सोचती थी कि वो अपनी डायरी से अपने मन की बात ज़्यादा से ज़्यादा कह सकती है लोगों की बजाय, यानी कि लोगों से ज़्यादा वह अपनी डायरी के साथ अपने मन की बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकती है, वो ऐसा क्यों सोचती थी. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि एने थॉट दैट, कि एने सोचती थी कि शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, कि वह डायरी में अपने मन की बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकती है लोगों की बजाय, यानी कि लोगों की तुलना में वह अपनी डायरी से अपने मन की बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं. यहाँ पर कन्फाइड, इनका मतलब होता है अपने मन की बात को शेयर करना, बिकॉज, क्योंकि
शी बिलीव्ड इन द सेइंग, क्योंकि वह एक कहावत में यकीन करती थी। यहाँ पर सेइंग का मतलब है कहावत और बिलीव का मतलब विश्वास करना, कि वह एक ऐसी कहावत में विश्वास करती थी जिसका मतलब है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज़ों में लोगों की तुलना में ज़्यादा पेशेंस है, ज़्यादा धैर्य है, ज़्यादा तसल्ली है। यानी कि कागज़ में ज़्यादा तसल्ली और धैर्य होता है, लोगों में इतना धैर्य नहीं होता, वो ऐसा विश्वास करती थी। मोरओवर, और बात यह भी है दैट शी नेवर फाउंड अ रियल फ्रेंड टू कन्फाइड इन, कि एक बात यह भी है कि उसको कभी भी ऐसा अच्छा सच्चा दोस्त नहीं मिला जिसके साथ वो अपने मन की बात शेयर कर सके, टू कन्फाइड इन। अब हम देखते हैं आने वाले कुछ और क्वेश्चंस को, जो कि आपके पेज नंबर 51 में कुछ और भी क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक्स रिलेटेड हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, कि उस डायरी को लिखने के दौरान शुरुआत में एने फ्रैंक अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण क्यों देती है। यहाँ पर ब्रीफ स्केच का मतलब होता है एक संक्षिप्त विवरण अपनी लाइफ के बारे में वो उस डायरी में क्यों देती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि एने प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, कि एने फ्रैंक अपनी लाइफ का एक संक्षिप्त विवरण उस डायरी में देती है, सो दैट, ताकि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड ऑफ हर स्टोरीज टू किटी। वो चाहती है कि सभी व्यक्ति, कि अगर वो अपने डायरी में अपने जीवन का कुछ संक्षेप विवरण देती है तो वो चाहती है कि जिससे कि सारे जो व्यक्ति हैं, एवरीवन, हर कोई उसकी डायरी, यानी कि जिसका नाम उसने किटी रखा है, उसमें जो अपने जीवन की जो स्टोरी वो लिखेगी कि उसको सभी लोग अच्छे से समझ पाए। बिकॉज, क्योंकि सी फील्स दैट, क्योंकि वो ऐसा महसूस करती है कि विदाउट ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का जो संक्षिप्त विवरण अगर वो नहीं देती है, उसके बिना नो वन वुड अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ हर स्टोरी, कि कोई भी उसकी स्टोरी को नहीं समझ पाएगा, वो ऐसा महसूस करती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके पेज नंबर 51 में पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट टेल्स यू दैट एने लव्ड हर ग्रैंडमदर, कि किस बात से आपको पता चलता है कि एने अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि एनेज बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन व्हेन हर ग्रैंडमदर फॉल इन 1941, यानी कि जब उसकी दादी 1941 के अंदर बीमार पड़ी थी तो उसका जो बर्थडे आया था वह बड़े समारोह के बिना ही बीत गया, यानी कि उसके बर्थडे पर कोई ज़्यादा बड़ा समारोह नहीं किया गया। और जो उसकी दादी बीमार पड़ी थी एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, कि उनका एक ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। ऑन एनीज बर्थडे इन 1942, और अगले साल जब उसका जन्मदिन आया 1942, तो उस समय तो उसकी दादी नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई थी। ग्रैंडमदर्स कैंडल वॉज ऑल्सो लीट अलॉन्ग विद द रेस्ट, कि जब उसका जन्मदिन आया 1942 में, तो उसके जन्मदिन पर जो बाकी अन्य जो कैंडल्स जलाई हुई थी उसके साथ दादी की भी कैंडल साथ साथ जलाई गई। यहाँ पर लिखा है ग्रैंड मदर्स कैंडल वॉज ऑल्सो लिट, यहाँ पर लिट का मतलब होता है कैंडल जलाना। तो जो बाकी कैंडल्स वहाँ पर जली हुई थी उसके साथ साथ दादी के नाम की भी कैंडल वहाँ पर जलाई गई। दीज इवेंट्स टेल अस, कि जो ये घटनाएं हैं ये हमें बताती हैं दैट एने लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच, कि इससे हमें पता चलता है कि एने अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। और आगे इसमें आपसे कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे गए जो कि आपके इस टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 54 पर है, जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है, जिसमें आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाई वॉज मिस्टर की सिंह एनॉयड विद एने, कि जो उनके अध्यापक थे मिस्टर की सिंह वह एने से नाराज़ क्यों थे। एनॉयड का मतलब होता है नाराज़ होना। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उस टीचर ने एने को क्या करने के लिए कहा। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि मिस्टर कीसिंग वाज एनॉयड विद एनए, के जो उनके अध्यापक थे मिस्टर कीसिंग वह एनए से नाराज़ थे। यहाँ पर एनॉयड का मतलब होता है नाराज़। बिकॉज, क्योंकि सी टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि वह क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे, उसने एनए को एक निबंध लिखने के लिए कहा। ऑन द टॉपिक, उस निबंध का टॉपिक क्या था, एन कॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी कि एक ऐसी बातूनी लड़की, यानी कि ऐसा कोई भी बातूनी व्यक्ति जिसको सुधारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड फाइनली, और अंततः एक टॉपिक और दिया जिसका नाम उन्होंने रखा क्वैक क्वैक क्वैक, जो कि एक ऐसा बातूनी जो कि बत्तख की तरह क्वैक 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 करता रहता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया कि हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे, कि वह अपने निबंध में खुद को एक चैटरबॉक्स होने को न्यायसंगत क्यों ठहराते, यानी कि वह किस तरह से अपने आप को बातूनी होने के बात को सही ठहराती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं एने जस्टिफाइड इट बाय सेइंग दैट
कि एन ने इस बात को यह कह करके जस्टिफाई किया, यानी कि एन ने खुद को चैटर बॉक्स कहा और इसके पीछे वो ये कह करके इस चीज़ को जस्टिफाई करती है, यानी कि न्याय संगत ठहराती है, यानी कि सही ठहराती है दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बातें करना विद्यार्थी का एक लक्षण है, उसकी एक विशेषता है। मोरओवर, और इसके अलावा बात यह भी है कि सी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, कि जो उसको बात करने की जो आदत थी वह उसको अपनी माँ से प्राप्त हुई है। टॉक्ड एज मच एज शी टॉक्ड, कि वो भी इतनी बातें करती थी जितनी कि वो करती थी। शी वुड ट्राई हर बेस्ट टू कंट्रोल इट, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगी इसको नियंत्रण करने की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, कि जो उनके अध्यापक थे मिस्टर कीसिंग, क्या वे एक सख्त अध्यापक थे, क्या वे कठोर अध्यापक थे? तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि येस आई थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, कि हाँ मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि श्रीमान कीसिंग एक बहुत ही सख्त अध्यापक थे। ही वॉज एन ओल्ड फैशन्ड जेंटलमैन, कि वे एक पुराने ज़माने को मानने वाले एक जेंटलमैन थे, वो पुराने ओल्ड फैशनल एक व्यक्ति थे। ही डिड नॉट लाइक टॉकेटिव स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, कि वे अपनी क्लास में ज़्यादा बातें करने वाले बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ही शोड हिज स्ट्रिक्टनेस, और वह अपनी कठोरता बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क टू हिज स्टूडेंट्स, कि वो अपनी कठोरता, अपनी सख्तता स्टूडेंट्स को अतिरिक्त होमवर्क दे करके, अतिरिक्त गृह कार्य दे करके दिखाया करते थे। और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास, कि किस बात की वजह से श्रीमान कीसिंग ने, जो उनके अध्यापक थे, उन्होंने एन को क्लास में बात करने की आज्ञा दे दी। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि एन एज इंटरेस्टिंग पोएम, कि जो एन की जो मज़ेदार जो पोएम लिखी थी, जो कि निबंध को उसने पोएम के रूप में लिखा था, मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ हर टू टॉक इन द क्लास, उसी की वजह से मिस्टर कीसिंग ने एन को क्लास में बात करने की आज्ञा दे दी। ही डिड नॉट वांट टू बी लाइक फादर स्वान, की जो उस कविता के अंदर एक बत्तख और उसके परिवार के बारे में लिखा था, जिसमें एक फादर स्वान ने अपने बच्चों को मार डाला था। वो कहते हैं कि ही डिड नॉट वांट टू बी लाइक फादर स्वान, की वो फादर स्वान यानी कि पिता स्वान की तरह नहीं बनना चाहते। वो किल्ड हिज चिल्ड्रन, की जिसने अपने बच्चों को मार डाला था। एज दे ऑल्सो क्वैक टू मच, क्योंकि वे भी बहुत ज़्यादा बातें करते थे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपके ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जो कि ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है, जो कि आपके चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं। अब आपके सामने हैं कुछ और भी क्वेश्चंस जो कि आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपके सामने लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर के बाद में पूछे गए हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कि वॉज एन ए राइट, कि क्या एन ए बिल्कुल सही थी, व्हेन शी सेड, जब उसने कहा, यानी कि अपनी बात को कहने के लिए क्या एन ए बिल्कुल सही थी, क्या कहा था उसने, दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, कि संसार कभी भी रुचि नहीं लेगा, यानी कि संसार यानी कि जो भी लोग संसार में रहते हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति रुचि नहीं लेगा इन द म्यूजिक ऑफ ए 13-year-old गर्ल, कि 13 साल की बच्ची क्या सोचती है, क्या चिंता करती है, क्या उसके मन में है, उस बात को जानने में कोई भी व्यक्ति संसार में रुचि नहीं लेगा। तो क्या इस बात को कहने में एन ए बिल्कुल सही थी? तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि येस एन ए बिल्कुल सही थी। एन ए वॉज राइट इन सेइंग सो, कि इस बात को कहने में एन ए बिल्कुल सही थी, बिकॉज क्योंकि पीपल आर जनरली इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट ग्रेट मैन, कि जो लोग हैं वो आमतौर पर महान लोगों के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, उनको महान लोगों के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड, शायद वे इंटरेस्ट ना लें, शायद वे इंटरेस्टेड ना हो इन अ 13-year-old गर्ल्स थॉट्स, कि 13 साल की लड़की के जो विचार हैं शायद वे उनको जानने में इंटरेस्टेड ना हो। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी और जनरल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन, कि इस चैप्टर के शुरुआत में बिफोर यू रीड यानी कि आपके पढ़ने से पहले का जो सेक्शन होता है उसमें उस डायरी के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं और कुछ जनरल एंट्रीज लिखी हुई है, जो कि कुछ पत्रकारिता की प्रविष्टियाँ लिखी हुई है। कंपेयर दीज विद व्हाट एन ए राइट्स इन हर डायरी, कि आप इनकी तुलना कीजिए, आप इनको कंपेयर कीजिए उस चीज़ से जो कि एन ए अपनी डायरी में लिखती है, आप उनसे इनकी तुलना कीजिए। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, और कौन सी लैंग्वेज में जो ये डायरी है मूल रूप से लिखी गई थी, और इन व्हाट वे इज़ एन एज डायरी डिफरेंट, और एन ए की जो ये डायरी है वो किस तरह से अलग है। तो आप इसका आंसर में लिखते हैं कि द एग्जाम्पल्स इन द सेक्शन बिफोर यू रीड टेल
यानी कि जो भी उदाहरण बिफोर यू रीड सेक्शन के अंदर इस चैप्टर में लिखे हुए हैं वो हमें बताते हैं दैट द डायरी वाज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज, कि जो ये डायरी है वो मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई थी, एंड इवेंचुअली और अंत में ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और अंत में इस डायरी को अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया, यानी कि इसका अनुवाद और भी भाषाओं में भी किया गया। हियर शी टॉक्स अबाउट हर ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, यहाँ पर वो अपने जीवन के एक संक्षिप्त विवरण के बारे में बात करती है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द डायरी, इस डायरी की शुरुआत में, जिससे कि एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड एवरी वर्ड ऑफ हर स्टोरी, जिससे कि हर कोई उसकी कहानी के एक एक शब्द को अच्छे से समझ सके। एंड शी गिव्स द नेम किटी टू हर डायरी, और वह अपनी डायरी को किटी नाम भी देती है। शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर लोनलीनेस इन द वर्ल्ड, कि वह संसार में हमेशा अपने अकेलेपन के बारे में ही बात करती है। डिस्पाइट हर फैमिली, ब्यूटीफुल होम एंड अराउंड 30 पीपल होम शी कैन कॉल हर फ्रेंड्स, बट शी इज़ अलोन, कि अपने एक परिवार के होते हुए भी, एक सुंदर घर होते हुए भी, और 30 ऐसे लोगों के होते हुए भी जिनको वो अपना दोस्त कह सके, बट फिर भी वह बिल्कुल अकेली होती है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि हर डायरी इज़ डिफरेंट वन, कि उसकी डायरी बहुत अलग होती है, क्योंकि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर, क्योंकि जो डायरी है ये एक पत्र के रूप में लिखी गई है। वेयर, जहाँ पर सी टॉक्स टू हर डायरी, जहाँ पर वो अपनी डायरी से बातें करती है, विच इज़ नेम्ड किटी, जिसको वो किटी नाम देती है, जैसे कि कोई उसका अपना दोस्त हो, यानी कि वह उस डायरी को अपने दोस्त के रूप में मानती है और उसको एक नाम भी देती है, किटी। इट हैज़ फीचर्स ऑफ ए जर्नल, और जो वो डायरी में लिखती है उसके अंदर एक ऐसे लक्षण भी होती है, कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती है जो कि एक पत्रकारिता को भी दर्शाती है, जो कि एक जनरल प्रविष्टि की तरह भी नज़र आती है। दैट डिस्क्राइब फीलिंग्स, थॉट्स, जो कि विचारों को और उसकी भावनाओं को अच्छे से वर्णित करती है, अच्छे से उनको समझाती है। इट वॉज अ लॉन्ग वेटेड फ्रेंड फॉर एनी फ्रैंक, कि जो ये डायरी है यह एक ऐसे मित्र के रूप में एनी फ्रैंक के लिए होती है, जो कि एक बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद उसको मिली है, एक ऐसा दोस्त जिसके बारे में बहुत ही लंबा इंतज़ार किया गया हो। नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया कि वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, कि एनी को अपने परिवार के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देने की आवश्यकता क्यों होती है। डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर, क्या वह किटी के साथ एक इनसाइडर के जैसा व्यवहार करती है या फिर आउटसाइडर के जैसा व्यवहार करती है। इनसाइडर एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल अपने घर के सदस्य के जैसा होता है, और आउटसाइडर एक ऐसा व्यक्ति जो कि घर के बाहर के सदस्यों के जैसा होता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि एनी नीड्स टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, कि एने को आवश्यकता होती है अपने परिवार के एक संक्षिप्त विवरण को देने में, क्योंकि बिकॉज शी थिंक्स दैट, क्योंकि वह सोचती है कि नो वन कैन अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हर स्टोरी टू किटी विदाउट इट, क्योंकि वह सोचती है कि बिना उसके परिवार के संक्षिप्त विवरण के बिना कोई भी उसकी कहानी के बारे में कोई भी शब्द नहीं समझ पाएगा जो कि वो किटी में लिखेगी। शी ट्रीट्स किटी एज इनसाइडर, कि वह किटी के साथ एक इनसाइडर के जैसा व्यवहार करती है जिसको बिल्कुल अपना मानती है। शी ट्रीट्स किटी एज हर क्लोज फ्रेंड, कि वो किटी को अपने घनिष्ठ मित्र के रूप में व्यवहार करती है। एंड कन्फाइड्स हर इन, और वह अपने मन की सारी बात उस डायरी में शेयर करती है, यानी टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, जो कि उसके मन पर भार बनी हुई है वे सारी बातें जो कि अपनी वो डायरी के साथ शेयर करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया कि हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंडमदर, मिसेस कॉर्परस एंड मिस्टर कीसिंग, कि जो ये कुछ चरित्र हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, जिसमें उसके पिता हैं, उसकी दादी है और एक प्रिंसिपल है जिस स्कूल में वो पढ़ती थी जिनका नाम है मिसेस कॉर्परस, और जो उनके एक अध्यापक है मिस्टर कीसिंग, उनके बारे में वो कैसा महसूस करती है, उनके बारे में वो किस तरीके की भावना रखती है। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर, कि ये सारी बातें एने के बारे में आपको क्या बताती हैं। जिसमें आप लिखते हैं कि एने फील्स दैट, एने महसूस करती है कि हर फादर ऑटो फ्रैंक वॉज द मोस्ट एडोरेबल फादर इन द होल वर्ल्ड, कि जो उनके पिता हैं ऑटो फ्रैंक जिनका नाम है, वो सबसे प्यारे पिता हैं पूरे संसार में, वो ऐसा महसूस करती है। ही केयर्स हिज फैमिली वेरी मच, जो कि अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। बिकॉज ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट जेविस, और वहाँ पर यहूदी परिवारों के खिलाफ जो कि उत्पीड़न बढ़ते जा रहे थे, जो अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, उनकी वजह से हर फादर ट्राइज टू प्रोटेक्ट हर फैमिली मेम्बर
कि उसके जो पिता हैं वो अपने परिवार के सदस्यों को बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। बाय हाइडिंग दैम, उनको छिपा करके, इन द हाइडिंग रूम, एक गुप्त रूम के अंदर, यानी कि एक ऐसा रूम जो कि किसी को नहीं पता होता, एक हिडन रूम जो कि उसकी ऑफिस की बिल्डिंग में बना हुआ है, वहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों को छिपा करके उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि हर ग्रैंड मदर वॉज अफेक्शन टू हुम शी लव्स वेरी मच, कि उनकी जो दादी माँ है वो बहुत ही प्यारी महिला थी जिनको वो बहुत प्यार करती है। आगे आप लिखते हैं मिसेस कॉर्पस के बारे में। मिसेस कॉर्पस वॉज अटैच्ड टू हर, कि मिस्टर कॉर्पस एनी से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी, वो उससे लगाव रखती थी। एंड गोट टीयर्स इन हर आइज इन द एंड ऑफ द स्कूल ईयर्स फॉर एने, और एने के लिए जब वो स्कूल का जो वर्ष था उसके अंत में मिसेस कॉर्पस के आंखों में आंसू थे, यानी कि वो उसको देख करके बहुत भावुक हो गई थी क्योंकि वो स्कूल से जाने वाली थी। एंड आगे आप लिखते हैं कि मिस्टर कीसिंग वॉज एन ओल्ड फॉगी एंड स्ट्रिक्ट टीचर, कि जो मिस्टर कीसिंग थे वह बहुत ही पुराने ज़माने के ओल्ड फैशनल व्यक्ति थे और बहुत ही सख्त अध्यापक थे। दिस विल टेल अस अबाउट हर, और ये सारी बातें हमें एने के बारे में बताती हैं। यहाँ पर हर एने के लिए लिखा हुआ है कि ये सारी बातें हमें एने के बारे में बताती है कि शी वॉज अफेक्शनेट, वो बहुत ही प्यारी थी, इंटेलिजेंट, वो बहुत समझदार थी, एंड अ चैटर बॉक्स, और वो बहुत बातूनी भी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें भी करती थी। आगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, कि एने अपने पहले निबंध में क्या लिखती है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि इन हर फर्स्ट ऐसे, कि अपने पहले निबंध में एने राइट्स दैट, एने लिखती है कि टॉकिंग इज़ अ ट्रेट ऑफ स्टूडेंट्स, कि बातें करना विद्यार्थियों की एक लक्षण होता है, एक विशेषता होती है। शी वुड ट्राई हर बेस्ट टू कंट्रोल इट, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करेगी इस पर नियंत्रण करने की। बट शी कैन नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ ऑफ द हैबिट ऑफ टॉकिंग, लेकिन वह बात करने की आदत से कभी भी अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकती, एज क्योंकि शी इज़ इनहेरिटेटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, क्योंकि जो ये बात है वह उसको अपनी माँ से प्राप्त हुई है। दस, इस तरह से द आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो तर्क वह अपने निबंध में लिखती है वह कन्विंसिंग, वह मानने वाले हैं, और उसने प्रूव किया दैट नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बातें करने की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया कि एनएसएस टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, कि टीचर्स पूर्व अनुमानित व्यक्ति नहीं होते हैं। इज मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल, हाउ, क्या मिस्टर कीसिंग भी ऐसे व्यक्ति है जो कि पूर्व अनुमानित नहीं है, जिनके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता कि वो आगे क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो कैसे, हाउ। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि यस, हाँ, मिस्टर कीसिंग इज़ एन अनप्रिडिक्टेबल, कि मिस्टर कीसिंग भी एक पूर्व अनुमानित व्यक्ति नहीं है। अ टीचर नेवर प्लेज जोक्स ऑन स्टूडेंट्स, की एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों पर कोई भी मजाक नहीं करते हैं, बट लेकिन मिस्टर कीसिंग डज सो, लेकिन मिस्टर कीसिंग ऐसा करते हैं। फाइनली, और अंत में, द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द वर्सिफाइड ऐसे, यानी कि जो बाद में जो एने ने एक वर्सिफाइड ऐसे लिखा था, जो निबंध मिस्टर कीसिंग के द्वारा उसको दिया गया था, जो कि एक कविता के रूप में वो लिख करके लाए थे, उसकी विशेष सूची को मिस्टर एने को गुस्सा दिला देना चाहिए था। इट शुड हैव मेड हिम एंग्री, कि इसकी विषय वस्तु से मिस्टर कीसिंग गुस्से में आ जाने चाहिए थे। बट ही रेड एंड टुक इट द राइट वे, लेकिन उन्होंने इसको पढ़ा और इसको सही तरीके से लिया। एंड ही एडेड हिज कमेंट ऑल्सो, और उसने अपनी तरफ से अपने विचारों को भी इसमें शामिल किया। एंड ही अलाउड एने टू टॉक इन द क्लास, और उन्होंने एने को क्लास में बात करने की भी आज्ञा दे दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डू दीज स्टेटमेंट टेल यू अबाउट एने फ्रैंक एज ए पर्सन, कि यहाँ पर कुछ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जो कि हमें कुछ बताती है एने फ्रैंक के बारे में कि वह किस प्रकार की व्यक्ति है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट, वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, कि ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के प्रति बहुत ही घनिष्ठ होते जा रहे हैं, और यही एक समस्या है, शायद ये मेरी गलती है कि इसकी वजह से हम अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बताते हैं। तो इस पहले पॉइंट को पढ़ने से हमें एने के बारे में पता चलता है कि हम आप लिखते हैं कि इट टेल्स अस, ये हमें बताता है दैट एने डज नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड, कि एने का कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। डिस्पाइट, बावजूद इसके, मैनी पीपल अराउंड हर, के उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे उसका परिवार है, उसकी आंटी और उसके स्कूल के मित्र हैं।
उन सब के होने के बावजूद भी उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं होता है। स्टेटमेंट सेकंड में आपके सामने लिखा है कि आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, कि मैं वे सभी फैक्ट्स इस डायरी में इस तरह से नहीं लिखना चाहती जिस तरीके से ज़्यादातर लोग लिखेंगे। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि डायरी मेरी दोस्त बने। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, तो इसमें आप लिखते हैं कि एन हैज़ एन इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव माइंड, कि एन के पास एक समझदार और रचनात्मक दिमाग है। ट्रीटिंग हर डायरी एज ए फ्रेंड, वह अपने डायरी को एक दोस्त के रूप में व्यवहार करते हुए शी वांट्स, वह चाहती है टू राइट इन एडवांस वे, कि वह उसको एक अलग तरीके से लिखना चाहती है। शी डज नॉट वांट टू फॉलो द वे मोस्ट पीपल डू, कि वह उस तरीके को फॉलो नहीं करना चाहती जिस तरीके से बाकी सभी लोग डायरी को लिखते हैं। स्टेटमेंट थर्ड में लिखा है कि मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, कि दिसंबर मार्गरेट जो उसकी बड़ी सिस्टर है वो हॉलैंड चली गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में चली गई थी। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, कि मुझे इस तरह से टेबल पर पटक दिया गया जैसे एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, कि जैसे कि मैं मार्गरेट का कोई जन्मदिन का कोई तोहफा हूँ। स्टेटमेंट थर्ड से हमें पता चलता है कि एन ए हेयर कन्वेज इन्फॉर्मेशन, के यहाँ पर एन ए कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ हमें सूचना देती है इन अ ह्यूमरस वे, एक हास्यपद तरीके से, यानी कि एक हंसने वाली स्थिति में। दैट हाउ शी वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन ए टेबल, कि उसको किस तरीके से टेबल पर पटक दिया गया था जैसे कि कोई वह तोहफा हो। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 के अंदर क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि लगभग एक क्लास के 1/4 बच्चे बिल्कुल बुद्धू हैं। शुड बी केप्ट बैक, जिनको इसी क्लास में पीछे रख लेना चाहिए, इसी क्लास में रख लेना चाहिए। बट, लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन अध्यापक इस धरती पर सबसे ज़्यादा पूर्व अनुमानित व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं है, जिनके बारे में कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता। तो इसमें हमें पता चलता है आंसर नंबर 4, इसमें हमें पता चलता है कि एन ए इज़ ऑब्जर्वेंट, कि एन ए एक ऐसी लड़की है जो कि बातों को ऑब्जर्व करती है, जो कि गहराई से समझती है। एनालिटिकल, और वह उन बातों की जांच करते हैं, उनका विश्लेषण करती है। एंड सेल्फ ओपाइंड पर्सन, और एक ऐसी व्यक्ति भी है जिसके पास अपने स्वयं खुद के विचार होते हैं। अब आपके सामने स्टेटमेंट नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है कि एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, कि कोई भी अस्त व्यस्त तरीके से लिख सकता था, यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से लिख सकता था, और शब्दों के बीच में बहुत बड़ा अंतर यानी कि बहुत बड़ा गैप भी छोड़ सकता था। बट लेकिन द ट्रिक वाज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, यानी कि सबसे मुख्य बात यह थी टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, यानी कि ऐसे तर्क वितर्क के साथ सामने आया जाए जो कि मानने वाली चीज़ हो। टू प्रूव, और जिससे साबित हो सके, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बात करने की आवश्यकता जिससे साबित हो सके। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है आंसर नंबर 5 में कि एन ए इज़ थॉटफुल एंड क्रिएटिव टू हर राइटिंग, कि एन ए अपनी राइटिंग के प्रति थॉटफुल है और क्रिएटिव है, यानी कि वह अपनी राइटिंग को बड़े सोच समझ करके लिखना चाहती है और कुछ नए तरीके से लिखना चाहती है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन सीरीज को कैसे हैंडल किया, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा, उनको समझने की कोशिश की होगी और कुछ नया सीखने की भी कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।